हेलो दोस्तों, मैं संजय शुक्ला आज पुनः नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष। आज हम लोग 1909 के अधिनियम के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि जो 1909 का अधिनियम है, उस अधिनियम से जो भारतीय शासन व्यवस्था है या ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था भारत में लागू है, वह एक नए चरण में प्रवेश करता है। यानी यहाँ से भारत में जो ब्रिटिश नीति थी, फूट डालो और राज करो, वह संस्थागत रूप लेती है या उसे कानूनी रूप दिया जाता है। दूसरी चीज, जो विधायिका है उसमें भारतीय सदस्यों को अधिक से अधिक शामिल किया जाता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि गवर्नर जनरल और उसकी जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसमें प्रथम भारतीय सदस्य की भी नियुक्ति हुई। यानी जो कार्यकारी परिषद थी उसमें भारतीय सदस्य की नियुक्ति हुई थी। इसलिए यह जो अधिनियम है, सिविल सेवा, उत्तर प्रदेश पीसीएस या अन्य जो नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीटी जो भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, उन सब में ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ ये अधिनियम अलग ढंग का है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सभी परीक्षाओं में, और इसको हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा अध्ययन करते समय कि कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसको हर हाल में ध्यान में रखना होता है और वो परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो अभी तक जो संवैधानिक सुधार हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसमें एक अलग तरह का ये रिफॉर्म है। तो अगर देखें तो जो 1909 का जो अधिनियम है, इसे हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो हम लोग अधिनियम पढ़े थे या जो संवैधानिक सुधार पढ़े थे, उसको हमने कोई नाम नहीं दिया था। लेकिन जो 1909 का अधिनियम है, इसे हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। अब ऐसा क्यों? 1900 ये पूछता है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म किसे कहते हैं, तो 1909 के अधिनियम को। अब ऐसा क्यों करें? क्योंकि जो मार्ले शब्द इसमें आया है, मार्ले ये ब्रिटेन में भारत सचिव है। यानी जो मार्ले हैं ये भारत सचिव है, और जो मिंटो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। यहाँ ध्यान देंगे, मिंटो कौन है? गवर्नर जनरल है। अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है तो जो भारत में जो सुधार 1909 का अधिनियम, जो सुधारों का अधिनियम आया, वह अधिनियम मार्ले और मिंटो ने जो भारत में सुधारों के लिए खाका जो खींचा, जो सुझाव उन्होंने ब्रिटिश संसद को दिया, वही सुझाव अधिनियम के रूप में ब्रिटिश संसद ने पारित किया। इसलिए इस अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। और यहाँ ये भी पूछा जाता है कि मार्ले कौन है, तो मार्ले भारत सचिव हैं, और मिंटो कौन है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस तरह इस अधिनियम को हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अब देखें कि जो ये रिफॉर्म आया, इसके पीछे कारण क्या है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब आपको थोड़ा सा, जब सिविल सेवा के से जुड़े जो प्रतिभागी हैं उनके लिए ये भी इम्पोर्टेंस है। तो ये कारण क्या थे कि 1909 का अधिनियम पारित किया गया ब्रिटिश संसद द्वारा? तो कारण में हम देखें तो पहला जो सबसे बड़ा कारण हम देख सकते हैं वो यही कारण है कि जो 1892 का अधिनियम है, ये कहीं न कहीं जो भारत में जो राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही थी, राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा था, और कहीं न कहीं जो भारतीय जनमानस है या राजनीतिक लोग हैं, वे विधायिका में, यानी जो केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभा है, उसमें अधिक से अधिक भागीदारी चाहते थे। यानी भारतीय जनता के जो नुमाइंदे थे, उनको कानून बनाने वाली परिषदों में शामिल कराने के लिए लगातार मांग कर रहे थे। लेकिन जो 1892 का अधिनियम था, यह अधिनियम उनकी जो मांग थी उसको पूरा नहीं कर पाया। इसलिए 1892 के अधिनियम के बाद ये लगातार आवाज उठाई जा रही थी कि काउंसिल का और विस्तार किया जाए, परिषद का और विस्तार किया जाए,
और उसमें अधिक से अधिक भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाए, जो भारतीय जनता के अनुरूप कानून बनाएं या कानून बनाने में मदद करें और सरकार को जनता की जो समस्याएं हैं उससे अवगत कराएं। तो ये एक बड़ा मांग था जिसको ध्यान में रख करके 1909 का अधिनियम आया। दूसरी बड़ी बात थी बंगाल विभाजन। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन का जो ये फैसला था बंगाल विभाजन, इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार का, यानी भारत में जो सरकार थी, कि बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए और डिवाइड करने के बाद मुस्लिम जो जनसंख्या है उसको अलग कर दिया जाए शेष बंगालियों से। तो अब शेष बंगालियों से अलग क्यों करना चाहते हैं? इसके पीछे जो भारत में राष्ट्रवाद जो मजबूत हो रहा था, ये बड़ा कारण था। अंग्रेज सरकार का मानना था या कर्जन का मानना था कि अगर बंगाल को विभाजित कर दिया जाए दो भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिम शेष बंगाल में, तो इससे राष्ट्रवाद भी विभाजित हो जाएगा कहीं न कहीं, और राष्ट्रवाद विभाजित हो जाएगा तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाएंगे। ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि जो बंगाल है ये सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के प्रभाव में आया, ब्रिटेन के प्रभाव में आया, तो यहाँ के लोग ज्यादा जागरूक थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे, और जो भी राष्ट्रीय आंदोलन थे उसमें बढ़ चढ़ भूमिका निभाते थे। अब जब बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाते थे तो उसके पीछे एक बड़ा कारण बंगाल का विशाल जनसंख्या भी था, जो 8 करोड़ से अधिक था। तो कर्जन ने सोचा कि अगर बंगाल को विभाजित कर देंगे तो जो बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का सिरमौर है, या जो राष्ट्रवाद के सिंहासन पर आसीन है, वहां से वो नीचे आ जाएगा, यानी वो सिंहासन च्युत हो जाएगा, और जो बंगाल के नेता हैं उनकी जो आवाज है वो कमजोर पड़ जाएगी। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा सफल हुआ कि बंगाल को विभाजन, जो बंगाल का विभाजन किया पूर्वी बंगाल और शेष बंगाल में, तो पूर्वी बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, तो मुस्लिम जनसंख्या कहीं न कहीं यहीं से राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक होने की नीति की ओर अग्रसर हुई, और स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन को रद्द कराने के लिए चलाया गया था उसमें उसने कम ही हिस्सा लिया, यानी पूर्वी बंगाल के मुसलमानों ने हिस्सा नहीं लिया। अब ये देखें तो ये था कि ठीक है, अब अगर बंगाल विभाजन के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, तो इससे जो कर्जन ने जो किया था उसका ठीक उल्टा हुआ। बंगाल तो विभाजित हुआ, लेकिन राष्ट्रवाद कहीं न कहीं भारत में जो अभी मजबूत तो हो रहा था लेकिन प्रखर नहीं हुआ था, वह राष्ट्रवाद प्रखर हो गया। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद जो भारतीय राष्ट्रवाद है वो मुखर हो गया, यानी सतह पर आ गया। तो सतह पर आ गया तो बड़े पैमाने पर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। अब स्वदेशी आंदोलन चलाए गए तो स्वावलंबन का नारा भी दिया गया, यानी भारत में जो शिक्षा है, जो रोजगार है, उद्योग है, यानी जो राष्ट्रीय जो विचारधारा है, राजनीतिक जो विचारधारा है वो भारत की वो ज्यादा मजबूत हुई, और ज्यादा मजबूत हुई तो आगे जो राष्ट्रीय आंदोलन है और तीव्र गति से संचालित हुआ। तो ये का बड़ा कारण ये भी था। तो अब कारण ये था, तो इसमें क्या है कि जब स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे पर जो बड़ी एक राजनीतिक पार्टी थी, जिसे हम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कह सकते हैं, कांग्रेस, जो राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह इसी स्वदेशी के मुद्दे पर, बंगाल विभाजन के मुद्दे पर 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ उसमें वो विभाजित हो गई। और विभाजित हो गई तो उसमें जो उग्रवादी धड़ा था, जिसका मानना था कि अनुनय विनय और याचना यानी ज्ञापन पर, यानी जो भिखमंगी राजनीति है, सरकार की जो सरकार के प्रति जो निष्ठा है कि वो बड़े न्यायप्रिय हैं, इससे कुछ भी भारतीयों को हासिल नहीं होगा। तो ये जो धड़ा था उग्रवादी, जिसको हम कहते हैं लाल बाल पाल या उनके विचारों को मानने वाले, वो लोग पृथक हो गए।
यानी 1907 में कांग्रेस से बाहर हो गए। और कांग्रेस से जब बाहर हो गए तो कांग्रेस में जो अनुनय विनय की राजनीति करने वाले लोग थे वही बच गए, जिनको हम उदारवादी कहते हैं। तो जो ये उदारवादी थे, अब चूंकि इन उदारवादियों को भी संतुष्ट करना था सरकार को, क्योंकि पूरा कांग्रेस अगर स्वदेशी आंदोलन के साथ चला जाता या अंग्रेजों के विरोध में चला जाता तो एक बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता। दूसरी चीज, इस समय क्रांतिकारी आंदोलन भी भारत में शुरू हो चुके थे और स्वदेशी आंदोलन के दौरान आप देखेंगे तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन भी मजबूती के साथ उभरे और सरकार की आलोचना और सरकार पे हमले की नीतियां बड़े तेजी के साथ क्रियान्वित की गई। और क्रियान्वित की गई तो सरकार ने क्या किया कि जो उदारवादी थे, जो नरम लोग थे कांग्रेस के, उनको अपने पक्ष में करने के लिए उनकी ये 1909 का अधिनियम लाया। 1909 का अधिनियम, क्योंकि कांग्रेस का मांग ही थी कि काउंसिल का अधिक से अधिक विस्तार किया जाए, तो जब अधिक से अधिक विस्तार करेंगे तो 1909 का अधिनियम लाए। तो अधिनियम का उद्देश्य ही था कि केंद्रीय और प्रांतीय जो विधानसभा है उसके आकार और शक्तियों में वृद्धि की जाए। हालांकि कांग्रेस संतुष्ट नहीं होगी, लेकिन फिर भी सरकार का ये मानना था कि जैसे ही सुधार लाएंगे तो जो असंतोष है, जो विद्रोह है, वो कहीं न कहीं कम हो जाएगा। दूसरी बात, जो भारत में जो मुस्लिम है, एक चौथाई आबादी थी, तो अंग्रेजों ने सोचा कि अब क्यों न मुसलमानों को अपना समर्थक बनाया जाए और इनको राष्ट्रीय आंदोलन से अलग कर दिया जाए, जिसकी शुरुआत 1875 में अलीगढ़ आंदोलन से आप कर देख सकते हैं कि जो सर सैयद अहमद खां थे, उनके विचार, वो कहीं न कहीं जो कांग्रेस की जो मुख्य धारा की राजनीति थी उससे मुसलमानों को अलग करने का प्रयास किया। उन्होंने आरंभिक अवस्था में तो हिंदू मुस्लिम को एक मानते थे, लेकिन बाद में उन्होंने जब अलीगढ़ जो ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज था उसकी स्थापना के बाद उनके विचारों में अंग्रेजों ने परिवर्तन कर दिया, और परिवर्तन कर दिया तो उन्होंने मुस्लिमों के हित को अलग करके देखने की नीति बनाई। और नीति बनाई तो कांग्रेस जब स्थापित हुई तो उससे मुसलमानों को जुड़ने से उन्होंने रोकने का भरसक प्रयास किया। लेकिन जब बंगाल विभाजन के बाद जब लगा विद्रोह बड़े पैमाने पर बढ़ा और पूर्वी बंगाल के मुसलमानों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, यानी रद्द कराने के लिए जो आंदोलन चला उसमें भाग नहीं लिया, थोड़े से मात्रा में कुछ लोग भाग लिए लेकिन अधिकांश लोग बाहर रहे, तो अंग्रेजों को लगा कि इनको आसानी से हम लोग अगर अपने साथ ले लेंगे तो कहीं न कहीं जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसको हम लोग कमजोर कर देंगे, और कहीं न कहीं जो कांग्रेस के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है हमारे विरोध है, अंग्रेजों के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध, उसमें अवरोध का काम करेंगे ये मुस्लिम, इनको अगर हम अपने साथ ले लेते हैं। तो यहाँ से उन्होंने एक नीति बनाई, और नीति बनाई तो उन्होंने क्या किया कि जो अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज था, यानी जो सर सैयद अहमद खां के जो विचारों के लोग थे, तो जो तत्कालीन वायसराय ऑफ इंडिया थे मिंटो, ध्यान देंगे, मिंटो, लॉर्ड मिंटो के सचिव थे स्मिथ। स्मिथ ने अलीगढ़ जो ओरिएंटल कॉलेज है यहाँ पर उन्होंने संदेश भेजा कि अगर मुस्लिम अपनी हितों के संदर्भ में अगर कोई मांग प्रस्तुत करते हैं वायसराय से मिलकर तो उन्हें खुशी होगी, यानी वायसराय को खुशी होगी। कितनी बड़ी बात है कि सरकार से लोग मांग कर रहे हैं और सरकार नहीं सुन रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिमों से कह रहे हैं कि अगर आप कुछ मांग रखें तो हमें खुशी होगी। तो अब जो मोहसिन उल मुल्क थे उन्होंने तुरंत एक प्रतिनिधिमंडल 1906 में लॉर्ड मिंटो के पास भेज दिया। तो लॉर्ड मिंटो ने क्या किया कि जब वो उनसे मिली तो मुस्लिमों ने अपना एक मांग पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्य मांग उनकी जो थी वो ये थी कि उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया जाए, यानी जो विधानसभा है उसमें उनके लिए सीटों का आरक्षण किया जाए। दूसरी चीज, अगर भारतीयों की अगर किसी भी सरकारी सेवा में नियुक्ति होती है तो मुसलमानों की ओर ध्यान दिया जाए और उनको अधिक से अधिक सीटें दी जाए। तो ये भी एक बड़ा कारण था कि 1909 का जो अधिनियम है, तो यही से जो मुस्लिम मिले थे जो आगा खां के नेतृत्व में, यही आगे चल करके अब देखेंगे
तो कहीं न कहीं मुस्लिम लीग में भी परिणित होता है, ये एक संगठन के रूप में स्थापित होता है। इसकी प्रक्रिया अलग है, उसको हम लोग आगे देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो कहीं न कहीं मुसलमानों को भी अपने साथ मिलाने के लिए 1909 का अधिनियम लाया गया। तो अधिनियम लाया गया तो इसमें देखेंगे कि पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। दूसरी बात, कांग्रेस को संतुष्ट करना, तो हमने बताया। तो इतने बड़े कारण थे, इतने ज्यादा कारण थे, उनको लेकर के जो लॉर्ड मार्ले थे, जो भारत सचिव, और मिंटो जो वायसराय ऑफ इंडिया थे, इनके सुझाव पर ब्रिटिश संसद ने 1909 का अधिनियम पारित किया। तो जो अधिनियम पारित किया, इसके जो मुख्य बिंदु हैं, वो बिंदु है कि इसके द्वारा केंद्रीय, ध्यान देंगे, केंद्रीय और प्रांतीय जो विधायिका है, इसके आकार, ध्यान दीजिएगा, इसमें यानी ज्यादा सदस्यों को शामिल किया जाएगा। दूसरी चीज, शक्तियों में वृद्धि की गई, यानी जो विधायिका है उसके आकार और शक्तियों में वृद्धि किया गया। अब देखिए कि अब अगर मान लीजिए केंद्रीय और प्रांतीय विधायिका के आकार और शक्तियों में वृद्धि किया गया, तो वृद्धि किया गया, तो हम पहले देखते हैं केंद्रीय विधानसभा। तो केंद्रीय विधानसभा की आकार क्या निश्चित किया गया इस एक्ट में, और वो किस तरह से उसमें लोगों को शामिल किया गया, उसमें चुनाव कैसे हुआ, तो ये देखें हम लोग। तो केंद्रीय विधानसभा की संरचना, तो अगर केंद्रीय विधानसभा की संरचना देखें, जिसमें कुल 69 सदस्य थे, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय विधानसभा में कुल कितने सदस्य? 69 सदस्य। अब जो 69 सदस्य हैं, ये दो समूहों में विभाजित हैं, एक पदेन सदस्य और दूसरा अतिरिक्त सदस्य। ध्यान दीजिएगा, एक पद, यानी जो 69 सदस्य हैं वो पदेन सदस्य और अतिरिक्त सदस्य में विभाजित है। पदेन सदस्य की संख्या 9 है और अतिरिक्त सदस्य की संख्या 60 है। तो ध्यान दीजिएगा कि अतिरिक्त सदस्य की संख्या कितनी है? 60 है। अब ये पदेन सदस्य कौन है, इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे, कि जो लोग पिछले वीडियो में हमने इसको क्लियर किया था, लेकिन थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं कि जो अतिरिक्त जो पदेन सदस्य क्या है। तो भारत में देखिए कि जो गवर्नर जनरल है, यानी जो भारत में शासन चलाने के लिए मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति है या संस्था है, वह है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ ध्यान देंगे, गवर्नर जनरल है, और गवर्नर जनरल जो शासन है भारत में, उसका केंद्र बिंदु है और अंतिम व्यक्ति है, यानी अंतिम सत्ता है, वही पूरे भारत के लिए शासन का संचालन करता है, यानी कार्यकारी जो परिषद है उसका अध्यक्ष है भारत में। ध्यान देंगे, ब्रिटेन में नहीं, ये भारत में। अब ये शासन संचालन करता है, तो अकेला व्यक्ति है तो अकेले शासन नहीं कर सकता, तो इसको सहयोग देने के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया, जिसे हम लोग कहते हैं कार्यकारिणी परिषद। ध्यान देंगे आप, कार्यकारिणी परिषद। इस परिषद की सहायता से ये भारत में शासन चलाता है, यानी शासन करता है। तो लेकिन मान लीजिए ये शासन करता है, कार्यपालिका का काम करता है, लेकिन ये छोटे मोटे कानून भी बनाता है। भारत में जो ब्रिटिश संसद क्या करती है कि जब वो कानून बनाती है, तो मोटे मोटे जो सिद्धांत होते हैं कानून के, उसकी वो रचना कर देती है, यानी उसको अपने एक्ट में शामिल कर लेती है, और फिर उससे जुड़े जो स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कानून जरूरत है भारत में, उसका निर्माण जो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद है वो करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब गवर्नर जनरल कार्यकारिणी के साथ मिल करके शासन करता है, तब इसे हम कार्यकारिणी परिषद कहते हैं। और जब ये कानून बनाता है, ध्यान दीजिएगा, कानून बनाता है, तो इसको हम विधानसभा कहते हैं या विधायिका कहते हैं। तो अगर विधायिका कर रहे हैं तो इसका मतलब संस्था एक है, व्यक्ति एक है और सदस्य एक है, लेकिन जब ये शासन करते हैं तो इसको कार्यकारिणी कहते हैं, और जब ये कानून बनाते हैं तो इसी कार्यकारिणी परिषद को हम फिर विधायिका कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस कार्यकारिणी परिषद में शामिल नहीं किया जा रहा, किसी को कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा। जब ये कार्यकारिणी परिषद कानून बनाने के लिए बैठक करेगी, यानी आहूत होगी,
तो उसमें अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया जाएगा जिसमें भारतीय सदस्य है या ऐसे सरकारी सदस्य हैं कि जो इसमें शामिल नहीं है। तो जब भी कानून बनाने के लिए कार्यकारी परिषद बैठेगी तब उसमें अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति होगी। तो अतिरिक्त सदस्यों की जब नियुक्ति होगी तो ये कार्यकारी के सदस्य प्लस अतिरिक्त सदस्य, तो कार्यकारी के सदस्य इस समय कितने हैं? जो 1909 का एक्ट है इसमें 9 सदस्य हैं। ध्यान दीजिएगा, कार्यकारी में कितने सदस्य हैं? 9 सदस्य हैं और 9 सदस्य में एक गवर्नर जनरल स्वयं शामिल है। ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जनरल और प्लस इसमें गवर्नर जनरल प्लस 8 सदस्य हैं, तो 9 हो गए। अब ये पदेन सदस्य हो रहे हैं विधायिका में, क्योंकि इसमें अतिरिक्त सदस्य शामिल हो रहे हैं, इसका नाम दूसरा है। तो अब ये 9 सदस्य यही हैं जिनको हम पदेन सदस्य कहते हैं, यानी गवर्नर जनरल, और 8 जो कार्यकारी के सदस्य थे उनको हम मिला करके अतिरिक्त पदेन सदस्य नाम दे रहे हैं यहाँ पे। यानी पदेन सदस्य कौन है? कार्यकारी के 8 सदस्य और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए कि ये पदेन सदस्य 9 हो गए। अब अतिरिक्त सदस्य कितने हैं? 60। अब ये अतिरिक्त सदस्य क्या करेंगे? जब कानून बनाने के लिए यह परिषद बैठेगी तब ये उसमें भाग लेंगे और कानून बनाने में सरकार को मदद करेंगे, यानी जनता के ये नुमाइंदे हैं, जनता की आवश्यकताओं के अनुसार सरकार को सलाह देंगे और फिर ये उसको सरकार की नीतियों को प्रभावित करेंगे। तो अब ये चीज हो गई। तो 60 सदस्य कौन है? अब ये अतिरिक्त सदस्य कहलाते हैं। अब अतिरिक्त जो सदस्य हैं उनको 2 भागों में बांटा गया। तो शासकीय सदस्य 28 थे, यानी जो अतिरिक्त 60 सदस्य हैं इनका विभाजन 2 भागों में किया गया था, यानी शासकीय सदस्य और अशासकीय सदस्य। तो जो शासकीय सदस्य थे इनकी संख्या 28 थी और जो अशासकीय सदस्य हैं उनकी संख्या 32 थी। ध्यान दीजिएगा, अब यही जो 32 हैं यही सदस्य एक्चुअल में जनता के नुमाइंदे होंगे और इनका चुनाव होगा। और जो ये 28 शासकीय सदस्य हैं, अतिरिक्त 60 सदस्यों में से जो 28 अतिरिक्त सदस्य हैं यानी शासकीय सदस्य हैं, इनका मनोनयन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करता है। ध्यान दीजिएगा, जो शासकीय 28 सदस्य हैं उनका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मनोनीत करता है। दूसरी बात, जो अशासकीय 32 सदस्य हैं इनको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, यानी जो 32 अशासकीय सदस्य हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया। तो 5 सदस्य का मनोनयन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करता है और जो 27 सदस्य हैं उन्हीं का निर्वाचन होता है। यानी जो 60 सदस्य हैं उनमें से सिर्फ 27 का निर्वाचन होता है और बाकी जो सदस्य हैं उनका मनोनयन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर ये पदेन जो सदस्य हैं तो खुद सरकारी सदस्य हैं, गवर्नर जनरल शामिल है, तो ये 9 सदस्य हो गए। और देखिए यहाँ पे 28 सदस्य शासकीय सदस्य दिखाई दे रहे हैं, इनको 28 प्लस कर दीजिए। और फिर जो अशासकीय 32 सदस्य हैं उसमें से भी 5 सदस्य गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा मनोनीत हैं। तो जाहिर सी बात है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उन्हीं को मनोनीत करेगा कि जो सरकार के पक्ष में हो या सरकार जिनको पसंद करती है। अब अगर ये 5 सदस्य भले ही अतिरिक्त अशासकीय सदस्य के श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनका मनोनयन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, इसलिए हमेशा इस सरकार के साथ खड़े होते हैं। तो अगर इस 5 को भी इसमें प्लस कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, तो 37 और 5 42 सदस्य। तो अगर 60 में, अगर 69 में 42 सदस्य किसी न किसी रूप में सरकार से संबंधित हों 69 में, तो इस तरह हम देखें तो अगर 42 सदस्य अगर 69 में शामिल शासकीय हैं या किसी न किसी रूप में सरकार द्वारा प्रभावित है या मनोनीत है,
तो ये हमेशा सरकार के साथ खड़े होंगे, कभी भी ये लोग इन 27 सदस्यों के साथ शामिल नहीं होंगे। और ये 27 सदस्य भी हम देखेंगे तो ये अलग अलग समूहों में विभाजित हैं, तो कभी ये 27 भी खुद किसी मुद्दे पर एक मत नहीं होते। इसलिए जो केंद्रीय विधानसभा है इसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, ध्यान दीजिएगा। यानी केंद्रीय जो विधानसभा है, चूंकि 42 सदस्य किसी न किसी रूप में सरकार से जुड़े हुए हैं, तो इसमें सरकारी सदस्यों यानी शासकीय सदस्यों का बहुमत है, शासकीय बहुमत, ध्यान दीजिएगा। यानी जो 1909 के अधिनियम के अनुसार जो केंद्रीय विधानसभा की संरचना है उसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। अब हम लोग देखें कि जो 27 सदस्य हैं जिनको निर्वाचित कहा जा रहा है, जो निर्वाचित हैं या जनता के एक्चुअल में नुमाइंदे हैं जिनको कहा जा रहा है, उनका निर्वाचन कैसे होता है। आखिर में ये निर्वाचित शब्द आया 27 सदस्यों के लिए, तो इनका निर्वाचन होता कैसे है। तो अब निर्वाचन देखा जाए तो जो निर्वाचन है इसमें 27 जो सदस्य हैं इनको 4 समूहों में विभाजित किया गया। ये 4 समूहों द्वारा अलग अलग निर्वाचित किए जाते हैं। जैसे 13 सदस्य, यानी जो 27 सदस्य हैं उसमें से 13 सदस्य प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मनोनीत किए जाते थे। यानी जो प्रांतीय विधानसभा है उसमें जो गैर सरकारी सदस्य थे उनके द्वारा 13 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, यानी चुने जाते थे। तो चूंकि यह अप्रत्यक्ष है तो यहाँ चुनाव भी 1909 के अधिनियम में अप्रत्यक्ष ढंग से हो रहा है, और 13 सदस्य साधारण निर्वाचन मंडल से चुने जा रहे हैं और वो भी प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित या गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा मनोनीत हो रहे हैं। अब देखिए कि 27 में से 13 ये प्रांतीय निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जा रहे हैं और 6 सदस्य हिंदू जमींदारों द्वारा चुने जा रहे हैं। यानी जो भारत में जो जमींदार हैं उनके भी 6 नुमाइंदे, यानी 6 सदस्य को भारत के जो जमींदार हैं वो मनोनीत करते हैं केंद्रीय विधानसभा में, ताकि उनके हितों को उठा सके, सरकार तक उनकी बातों को पहुंचा सके। तो एक वर्ग ये देखिए और दूसरा वर्ग जमींदारों का, यानी जमींदारों के प्रतिनिधि कितने हैं 6। दूसरे 6 सदस्य ये अलग ढंग के 6 सदस्य हैं, यानी 27 में 13 देखे, फिर 6 देखे और 6 देखे। ये 6 सदस्य हैं, ये मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो 6 सीटें केंद्रीय विधानसभा में मुस्लिमों के लिए आरक्षित रखी गई, और अगर आरक्षित रखी गई तो यहाँ पे ये डिमेरिट ये है कि ये जो 6 सीटें हैं इस पे सिर्फ मुसलमान चुनाव लड़ सकते थे, और जो मुसलमान चुनाव लड़ता था उस मुसलमान को सिर्फ मुसलमान ही वोट दे सकता है। ये बड़ी विसंगति है। आगे देखेंगे कि इसी आधार पर मुस्लिमों का ध्रुवीकरण होगा, और एक जो मुस्लिम लीग है उसके झंडे तले ये आगे 3 दशकों में इकट्ठा हो जाएंगे, और इकट्ठा होंगे तो अंततः भारत का विभाजन भी हो जाएगा मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, यानी मुस्लिम जिन्ना के नेतृत्व में। तो यहाँ पे मुसलमान ही सिर्फ मुसलमानों को वोट दे सकता है, इसीलिए इसको सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम कौन सा निर्वाचन पद्धति कह रहे हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। अब सांप्रदायिक क्यों कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये क्षेत्र में ये क्षेत्र मुस्लिम प्रतिनिधि के लिए निश्चित किया गया है, यानी रिजर्व किया गया है, यहाँ से मुस्लिम चुनाव लड़ेगा, चाहे जिस पार्टी का हो, मुस्लिम लीग का हो, स्वतंत्र हो, कांग्रेस का हो, इससे नहीं मतलब है। अब ये क्षेत्र में हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं और अन्य भी जात के लोग रहते हैं, यानी मुस्लिम भी रहता है। लेकिन ध्यान देंगे कि इस मुस्लिम उम्मीदवार को सिर्फ यही मुस्लिम मतदाता वोट करेगा, यानी ये हिंदू, सिख और ईसाई जो रहते हैं वो लोग वोट नहीं करेंगे।
तो जब वोट नहीं करेंगे तो ये मुस्लिम प्रतिनिधि है जो विधायिका में जाएगा, वो इन हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों की आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको इनके वोट की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो केंद्रीय और विधानसभा में जो रिजर्वेशन है वो सांप्रदायिक नहीं है। वो जो भी चुनाव लड़ता है उस रिजर्व सीट पे, उस जात का चाहे SC ST का, तो उसे सभी वर्ग के लोग वोट देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मत करते हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग सभी लोग वोट करते हैं। इसीलिए ये जो निर्वाचन पद्धति है अलग है, और जो अंग्रेजों ने 1909 में निर्वाचन पद्धति लागू की वो अलग था, क्योंकि वहां मुस्लिम ही मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देता था और मुस्लिम उम्मीदवार को और कोई वोट नहीं करता था। तो इस तरह हमने देखा कि ये मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा 6 सदस्य चुने जाते थे, और इसी को हम सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कहते हैं, या सांप्रदायिक राजनीति की जो शुरुआत है 1909 के अधिनियम से किया गया। अब देखें कि 2 सदस्य और हैं जिनका मनोनयन कलकत्ता और बंबई के जो वाणिज्य मंडल हैं इनके द्वारा किया जाता। अब देखें कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति है, तो यहाँ पे देखें जमींदार हैं, मुसलमान हैं, और वाणिज्य मंडल हैं, यूनिवर्सिटी हैं, और तमाम भी जिला बोर्ड है, नगर पालिका है, सबको भिन्न भिन्न वर्गों में ये निर्वाचन पद्धति डिवाइड थी। इसीलिए हम इसको सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कह रहे हैं। अब देखें कि केंद्रीय विधानसभा में हमने बताया कि किसका बहुमत है, सरकारी सदस्यों का बहुमत है। दूसरी चीज, जो केंद्रीय विधानसभा है उसके सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई। सबसे महत्वपूर्ण तो यही चीज है, क्योंकि लगातार सदस्यों की संख्या बढ़ना और फिर उनको कार्यकारिणी को प्रभावित करने वाली जो शक्तियां हैं उसमें वृद्धि करना, यही संवैधानिक विकास कहलाता है, या संवैधानिक सुधारों का प्रतिफल है। तो अब देखिए कि जो सदस्य हैं उनकी शक्तियों में वृद्धि किया गया। ध्यान देंगे, क्वेश्चन सीधे यहाँ से पूछे जाते हैं, बाकी चीजें तो आप जब सिविल वगैरह देते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा पूछता है। वो कभी कभी सीधे फैक्ट होता है या टोटल वो कॉन्सेप्ट होता है। जब कॉन्सेप्ट होता है तो ओवरऑल की जरूरत है, अगर फैक्ट पूछेगा तो ये 4-5 लाइनों से ही सभी एग्जामों में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि ये जो केंद्रीय विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके अधिकारों में जब वृद्धि की गई तो उनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ध्यान देंगे, क्योंकि प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के अधिनियम में इन गैर सरकारी सदस्यों को दिया गया। 1909 में क्या किया गया कि इन सदस्यों को प्रश्न तो पहले से पूछ सकते थे, अधिकार था, लेकिन उनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। लेकिन ध्यान देंगे कि यह पूरक प्रश्न वही सदस्य पूछ सकता था कि जो प्रश्न पूछा हो पहले, और वही पूरक प्रश्न पूछे, ये नहीं कि कोई और पूरक प्रश्न पूछ ले। दूसरी बात कि इनको बजट पर बहस करने, ध्यान दीजिएगा, बजट पर बहस करने और प्रस्ताव पेश करने का अधिकार मिला। ये भी सवाल पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा बजट पर बहस करने और प्रस्ताव पेश करने का इनको अधिकार मिला। दूसरी बात कि जो सार्वजनिक विधेयक है उसको ये पास कर सकते थे, उस पर बहस कर सकते थे और मतदान भी कर सकते थे। यानी कहने का मतलब कि इनको ज्यादा इस पहले की अपेक्षा इस अधिनियम के द्वारा ज्यादा शक्तियां प्रोवाइड की गई, और ये ज्यादा थोड़ा सा केंद्रीय जो कार्यकारिणी है उसको प्रभावित कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि इनको जो अधिकार दिया जा रहा है, ये सभी अधिकार जो केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष है उसकी शक्तियों के अधीन है। वो कोई न कोई बहाना बना करके जब भी ये सरकार के विरुद्ध खड़े होते थे तो कहीं न कहीं वो अड़ंगा लगा देता था, कोई न कोई बहाना बना देता था। तो इस तरह ये शक्तियां पूरी अपने प्रयोग भी नहीं कर पाते। अभी ये संवैधानिक विकास के आरंभिक चरण है जहां इनको इस तरह की शक्तियां प्रोवाइड सरकार धीरे धीरे कर रही है। लेकिन देखेंगे 1919 के एक्ट और 1935 के एक्ट में ये शक्तियां थोड़ी सी ज्यादा प्रभावी होंगी, उस पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि गवर्नर जनरल को भी कुछ शक्तियां दी गई कि वह अपनी परिषद की सहायता से जो ब्रिटिश संसद की अनुमति से, ध्यान दीजिएगा,
गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सहायता से ब्रिटिश संसद की अनुमति से जो प्रांतीय कार्यकारिणी है, प्रांतों में कार्यकारिणी के निर्माण का अधिकार मिला कि वो जहाँ कार्यकारिणी परिषद नहीं है वहाँ वो कार्यकारिणी बना सके और वहाँ और कुछ प्रांतों में कार्यकारिणी का विस्तार कर सके। कार्यकारिणी क्योंकि प्रांतों में भी गवर्नर रहते थे जो प्रांतीय शासन को देखते थे, वहाँ पे भी उनको शासन चलाने के लिए सरकारी सदस्यों वाली एक परिषद जिसे हम कार्यकारिणी कहते हैं उसका निर्माण किया गया था। तो अब इसके तहत जो बम्बई है, मद्रास है और बंगाल है उसके कार्यकारिणी के में जो सदस्य थे उनकी संख्या 4 निश्चित की गई। दूसरी बड़ी बात कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी है उसमें प्रथम भारतीय, यानी ध्यान देंगे कि पहले भारतीय के रूप में लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की नियुक्ति की गई। यानी अभी तक यानी जो विधानसभा है उसमें तो भारतीय शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये जो कार्यकारिणी है जो सीधे सरकार जिसको हम कहते हैं जो शासन करता है, प्रशासन करता है, उसमें किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। तो ये अक्सर पूछता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाला पहला भारतीय कौन है? तो पहला भारतीय कौन है? लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा या इनको लॉर्ड सिन्हा के नाम से भी जानते हैं। और इनको नियुक्त किया गया और किस एक्ट के द्वारा नियुक्त किया गया? 1909 के एक्ट के द्वारा। अब देखिए कि 1909 में प्रथम भारतीय के रूप में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया था भारतीय को, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को। लेकिन इससे पहले जो भारत सचिव है उसकी भी ब्रिटेन में एक परिषद थी। उस परिषद में 2 भारतीयों को शामिल कर लिया गया था। यानी 1909 से पहले ही जो भारत सचिव था उसके परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया था। ये केजी गुप्ता, ध्यान दीजिएगा, यानी केजी गुप्ता है, ये भी पूछता है केजी गुप्ता। और दूसरे जो भारतीय हैं सैयद हुसैन बिलग्रामी, यानी इनका नाम है सैयद हुसैन बिलग्रामी। ध्यान दीजिएगा ये लोग कहाँ नियुक्त कर लिए गए थे? नियुक्त किए गए थे जो भारत सचिव है उसकी परिषद में इनको सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था, यानी 1909 से पहले। अब देखिए कि ये तो हमने देखा। उसके बाद हम देखें कि जो प्रांतीय परिषद है इसमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। ये बात ध्यान रखेंगे, जो प्रांतीय जो विधान परिषद है उसमें गैर सरकारी को सदस्यों का बहुमत रखा गया। लेकिन ये गैर सरकारी कहने का अर्थ ये नहीं है कि निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया, ये सिर्फ गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत है, यानी इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं निर्वाचित सदस्य के साथ। अब देखिए कि जो प्रांतीय विधान परिषद है उसका भी विस्तार किया गया और उसमें सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। जैसे बंगाल में 52 सदस्य निश्चित किए गए, यानी यहाँ की जो विधानसभा थी। मद्रास, बंबई और संयुक्त प्रांत में प्रत्येक के लिए 47 सदस्यों का प्रावधान किया गया। असम और पूर्वी बंगाल के लिए 41 सदस्य निश्चित किए गए और बर्मा के लिए 16 सदस्यों का प्रावधान किया गया। यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बता दें कि इसलिए कह रहे हैं कि यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है और सांप्रदायिक है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो वोट देने का अधिकार है बहुत सीमित लोगों के पास है। जैसे अगर आप देखेंगे मद्रास में तो जो ऐसे जमींदारों को वोट देने का अधिकार था जो 10,000 रुपये वार्षिक भूमि कर जमा करते थे, या बंगाल में ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार था कि जो राजा या नवाब की उपाधि जिन्हें प्राप्त थी। अगर मध्य प्रांत देखेंगे तो मध्य प्रांत में ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार था जो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। उसी तरह आप देखें तो जो मुस्लिम और हिंदू मतदाता है, अन्य मतदाता हैं, उनकी भी योग्यता में अंतर था। अगर 3,000 रुपये आय पर अगर कोई आय कर देता है मुसलमान तो उसे वोट डालने का अधिकार था, लेकिन अगर कोई 3 लाख रुपये आय पर अगर कर देता है हिंदू तो उसे वोट डालने का अधिकार नहीं था। उसी तरह अगर कोई मुस्लिम 5 वर्ष पहले BA कर चुका है
तो उसे वोट डालने का अधिकार था, लेकिन वहीं हिंदू के पास ये अधिकार नहीं था। तो इस तरह सीमित और भेदभाव पर आधारित मतदान पद्धति भी 1909 के अधिनियम द्वारा भारत में लागू की गई थी। आगे के वीडियो में 1919 के अधिनियम में बाकी चीजों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।